हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी को समझने के पहले इसका बेसिक समझेंगे और कंटिन्यूटी का क्या मीनिंग है इसको समझने के पहले आप लोगों को क्या क्या जान लेना जरूरी है। फंक्शन, लिमिट्स और कुछ और छोटे छोटे टर्म आएंगे जिसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन फंक्शन और लिमिट को कंप्लीट रखना होगा। ओके, तो ये जो वर्ड है कंटिन्यूटी, आम बोलचाल में जो इसका मतलब है कंटिन्यूअस होना, इसका जो मतलब है वही मतलब यहाँ भी है। यहाँ कौन कंटिन्यूअस होगा? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इसका अध्ययन हम लोग कंटिन्यूटी के तहत करेंगे। अब इसका एक साधारण सा एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं समझने के लिए कि मान लेते हैं कि यह जो है एक सड़क जा रही है। ठीक है, अब इधर से ये जैसे भी रहे और यहाँ पर का बात कर रहे हैं हम लोग, ये सड़क जा रही है और बीच में ये क्या है, ये इधर से कोई नदी है, नदी बीच में है। तो आप क्या यहाँ से यहाँ तक आर पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेक है। ठीक है, अब एक दूसरा सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि अगर कोई इस तरह से सड़क है और यहाँ नदी है। ठीक है, ये नदी है और उसके बाद ये जमीन ऊंची है और यहाँ से फिर एक सड़क है और इसके बाद समझिए ये खाई है और यहाँ नदी है और फिर एक यहाँ से सड़क। दो सिचुएशन है, यहाँ भी आर पार नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? लेकिन अब यहाँ क्या हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल इसी जगह लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं कि यह क्या है, एक लेवल में है। एक लेवल में है तो यहाँ हमको उपाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर का लेवल इन दोनों को मिला दें, यानी कि इन तीनों पॉइंट पर जो है, या पॉइंट यहाँ क्यों कहें, अभी तो हम लोग सड़क पार कर रहे हैं, ये तीनों स्थान पर लेवल सेम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेक था वो समाप्त हो जाएगा। यानी वहां हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली पुल बना देते हैं। पुल बना देते हैं और तब क्या हो जाता है कि यह एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, यानी यहाँ कंटिन्यूटी संभव नहीं है, ये ब्रेक है यहाँ। ठीक है, तो ये हम लोग एक सड़क का उदाहरण लेकर इसको हम लोग समझे। अब किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे समझेंगे, तो वहां भी मोटे तौर पर हमको ऐसा ही समझना है कि कोई फंक्शन अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं उसका, ऐसे अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो अगर ये यहाँ ये इसका डोमेन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये डोमेन मान लेते हैं, ये इंटरवल इसका इस फंक्शन का डोमेन है और ग्राफ खींचे और यहाँ ये ब्रेक है। तो क्या ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इस पूरे इंटरवल के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या ये कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है? ये नहीं है, ये ब्रेक है। क्लियर है? मतलब पहले तो एक सेंस समझना है कि हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो आखिर करेंगे क्या इस चैप्टर को। ये नहीं कि एक फॉर्मूला दे दिया जाए कंटिन्यूटी चेक करने का, उसमें जाएंगे सॉल्व करेंगे और कुछ रिजल्ट ले आएंगे, आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कंटिन्यूअस हो गया तो क्या हो गया। ये जो वर्ड है एक्चुअल मीनिंग भी उसका यही है। और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो हम इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अगर यहाँ ब्रेक है तो अगर इस x = a पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसलिए हम कहेंगे फंक्शन को पहले पढ़ लेना है। अगर a पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन, यानी कि fa आप फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये fa पर हमको नहीं मिला, तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यू है, यहाँ तो ब्रेक नहीं, और फिर इस इंटरवल में वो कंटिन्यू है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या वो कंटिन्यूअस है, तो नहीं,
क्लियर? यानी कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में उस दिए गए डोमेन में कहीं ब्रेक नहीं होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड देख लेते हैं कि जैसे इंटीरियर पॉइंट, कुछ वर्ड यहां यूज होगा। इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट का मतलब हो गया कि अगर कोई इंटरवल हम लोग ले लेते हैं ए बी, इस ये ओपन इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट, यानी ए बी। ठीक है, तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट। अगर इस इंटरवल का अगर हम कहें कि लेफ्ट इंड पॉइंट यानी बाईं तरफ जो इंड पॉइंट है वो कौन सा है? तो ए है। राइट इंड पॉइंट कौन सा है? बी है। ये सामान्य जानकारी है सब है। एक बार इंटरवल भी थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि हम इसके अंतर्गत वो सारे पॉइंट्स हैं जो ए और बी के बीच में है, लेकिन ए और बी उसमें नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये ए बी, तो ओपन को इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़े सीखे होंगे शॉर्ट में। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत वो सारे पॉइंट्स ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में ए भी और बी भी। यानी इसमें क्या क्या आ गया कि इसका ओपन इंटरवल का सारा पॉइंट और इसका लेफ्ट इंड पॉइंट और राइट इंड पॉइंट। क्लियर है? अब इतना बात जब हम लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, तो यहां पर अभी हम लोग जो सड़क यहां देख रहे थे, यहां ये चेक कर रहे थे किसी एक खास जगह। ठीक है ना, किसी एक खास जगह पर हम टेस्ट कर रहे थे यहाँ कि क्या यहाँ पर ये कंटिन्यू है या ब्रेक है। यहाँ पर पुल बनाया जाता है, वहां जाकर देखना होता है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे थे, अभी हम लोग एक और यहाँ पर देख रहे थे, इस पॉइंट पर भी यहाँ पर ये है कि नहीं है। यानी फंक्शन में भी हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट ए पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है उसको पहले चेक करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर इंटरवल में चेक करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे किसी पॉइंट पर। देखिए, कोई किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी जो है, किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना उस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी बताता है और इसका बहुत ज्यादा जो है फिजिकल यूज भी है। ठीक है, आगे ऊपर के क्लास में आपको धीरे धीरे आपको इसका यूज पता चलेगा। अभी तो हम लोग ये समझेंगे कि कंटिन्यूटी कहते किसको है और किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी को पॉइंट पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट जो है कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है? जैसे कोई फंक्शन का डोमेन हम लोग ले लेते हैं कि ए बी उसका डोमेन है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं कि उसका डोमेन है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं? तो एक तो इंटीरियर पॉइंट को भी हो सकता है, तो एक इंटीरियर पॉइंट मान लेते हैं सी है, यानी क्या है? ए ओपन इंटरवल ए बी के बीच का कोई भी एक पॉइंट। ओके, अब लेफ्ट इंड पॉइंट ए और राइट इंड पॉइंट बी। ठीक है, यानी कि डोमेन है तो क्या होगा वहां? डोमेन अगर किसी फंक्शन का दिया गया है तो तीन तरह के पॉइंट का वहां गुंजाइश है। तो यानी हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा इन तीनों पर, बीच में कहीं भी लेफ्ट इंड पॉइंट और राइट इंड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा। ए फंक्शन fx is continuous at an interior point x is equal to c of its domain if limit x tends to c fx is equal to fc। अब ये केवल रटना नहीं, अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे थे और इसका क्या रिलेशन है वो समझते हैं। कहा जा रहा है कि fx का जो डोमेन है उस डोमेन में जो कोई भी इंटीरियर पॉइंट c है उस पॉइंट पर
वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाएगा कब, जब उस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उस पॉइंट पर उस फंक्शन के एक्चुअल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल अगर हो। कहने का मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों इक्वल है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। जैसे यहां पर देखें एग्जांपल, ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सी क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, ए और बी के बीच में कहीं। अच्छा यहाँ बीच में दिया मतलब बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच अलग होता है और बीच अलग होता है। ये सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू हम लेंगे तो जो लेफ्ट साइड से लेंगे, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे वो दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा? नहीं होगा, एक कंडीशन और चाहिए, वो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू मिल गया, यहाँ इस पॉइंट पर ये दोनों सेम है लिमिटिंग वैल्यू। आप लिमिट में पढ़े होंगे क्या मतलब है, यानी LHL और RHL यहाँ C पर इक्वल हो गया। लेकिन जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, सड़क तो जा रही थी तो ये इस पॉइंट पर ये भी इक्वल था, ठीक है, ये भी इक्वल हाइट पर है, ये भी इक्वल हाइट पर है। लेकिन बीच में ये जो था वो क्या था, वो तो ब्रेक था। तो यानी अब ये बीच वाला, ये इन दोनों बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट पर भी इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इन्हीं दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये इक्वल आ जाएगा तो इस पॉइंट पर ये क्या माना जाएगा, ये अगर ये इक्वल करते हैं, पुल से हम लोग इक्वल ही करते हैं ना, ब्रेक समाप्त हो जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये कंटिन्यू हो गया। क्लियर? कहने का मतलब है कि अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो लिमिट एग्जिस्ट हुआ ना। तो अब हम कर सकते हैं इसको, लिमिट को एग्जिस्ट तो होना ही है और वो किसके इक्वल होगा, ये एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे उसको, कि वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। यहां पर क्या लिखा गया है कि टू साइडेड कंटिन्यूटी, यानी जो इसकी कंटिन्यूटी है वो दोनों साइड से है, इधर से भी है और इधर से भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए फंक्शन f(x) इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। देखिए ये इसको राइट कंटिन्यूअस, अब कहिएगा कि ये तो लेफ्ट इन पॉइंट है, तो ये लेफ्ट इन पॉइंट पर बोल रहे हैं राइट कंटिन्यूअस, वो सामान्य सा चीज है। अभी इसको समझ लेते हैं। ए फंक्शन f(x) इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि x इक्वल टू a जो ले रहे हैं वो उसके डोमेन का होना चाहिए। डोमेन का है ही नहीं तो फिर उसके कंटिन्यूटी का हम लोग बात करेंगे, इसलिए बार बार लिखा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि f(x) जो है x इक्वल टू a पर राइट कंटिन्यूअस है, a इसका एंड पॉइंट है। इसको कहा जा सकता है कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट भी, आप राइट कंटिन्यूअस कहें या कहें कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट या कहें कंटिन्यूअस एट लेफ्ट इन पॉइंट। यहां एट लगाएंगे तब लेफ्ट इन पॉइंट लगाएंगे, नहीं तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो दाएं तरफ से न है, समझ में आ रहा? तो इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। ये जो लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट इन रहेगा तो उसकी कंटिन्यूटी तो दाएं तरफ से होगी। क्यों? इसके लेफ्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इधर तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी इसकी राइट तरफ से होगी, इसलिए इसको राइट कंटिन्यूअस कहेंगे या कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट कहेंगे या कहेंगे कंटिन्यूअस एट लेफ्ट इन। ओके, इसी तरह से ही पर देखिए ये दिया भी गया है इस तरह से एरो, ये इधर से कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। और जब हम राइट इन पर आ जाएंगे तो कहां होगा वो, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। वो चेक करना होगा, गुंजाइश अगर है तो वो फ्रॉम लेफ्ट ही होगा, फिर वो अपने राइट नहीं होगा क्योंकि आगे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये क्लियर हो गया बात? तो अब ये कंटिन्यू कब माना जाएगा, जैसे यहां पर था वही चीज यहां पे होगी, क्या कि इस जगह पर इस पॉइंट पर जो इसका लिमिटिंग वैल्यू है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको कौन सा मिलेगा, इधर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है और हम बात कर रहे हैं केवल फ्रॉम राइट का, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, a प्लस h मिलेगा ना, a प्लस h मिलेगा तो कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा कि राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है और जो इस पॉइंट पर फंक्शन का जो एक्चुअल वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यानी ये इधर के लिए कंटिन्यू हो गया। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? और यही चीज राइट हैंड पॉइंट के लिए, यानी इसको बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इधर लिमिटिंग वैल्यू इधर तो मिलेगा ही नहीं, इधर मिलेगा, तो इसमें b माइनस ए चलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसके एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो है लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b हो गया। तो किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इस बात को हम लोग समझें। ये डिफाइन किए हैं और कंसेप्ट समझे हैं ग्राफ के माध्यम से। क्लियर है? कैसे जांचेंगे वो इसी में छिपा हुआ है, उसको अभी जिक्र करेंगे। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी हम लोग किसी इंटरवल में कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन जो है इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे होगा, उसका क्या मतलब है। तो इंटरवल कौन सा हुआ, एक ओपन इंटरवल हुआ ए बी, ठीक, और एक क्या हुआ, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल, इस ओपन इंटरवल के सभी इंटीरियर पॉइंट पर, क्योंकि ये तो अपने इंड पॉइंट पर तो डिफाइन नहीं है, ओपन है, तो इसमें क्या बच गया, केवल सारे इंटीरियर पॉइंट। तो अपने हर एक इंटीरियर पॉइंट्स पर यह फंक्शन यदि कंटिन्यूअस होगा, जांच तो पॉइंट पर ही होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग कहेंगे उस फंक्शन को, अब हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो अपने इंटरवल में कैसे कंटिन्यूअस होता है, या इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। ओके, तो इंटरवल कौन सा, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को आप समझ रहे हैं, क्लोज इंटरवल को भी समझ रहे हैं। इस ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि वो इसके अंदर के सभी इंटीरियर पॉइंट्स पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, इंटीरियर पॉइंट इसलिए क्योंकि इसके अलावा इसका एंड पॉइंट तो है नहीं, इसमें डिफाइन ही नहीं है फंक्शन उस पर। तो हर एक इंटीरियर पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, कैसे जानेंगे, अभी देखे थे उसको। यानी कि अगर इस इंटरवल में एक इंटीरियर पॉइंट ऐसा हमको मिला जो जिस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो पूरे फंक्शन को इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यूटी। ये हम लोग देखे कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, कहने का मतलब कि इसके इंटीरियर पॉइंट पर, हर एक इंटीरियर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा। यानी अंततः तो हम लोग जांचेंगे कहां, पॉइंट पर ही जांचेंगे। क्लियर? कंटिन्यूटी ऑन ए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, तीन कंडीशन हो गया कि उसको इसके ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, उसको लेफ्ट इन पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और उसको राइट इन पॉइंट, यानी उसको लेफ्ट कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, उसको ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और उसको राइट कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। और ये तीनों पर कंडीशन भी हम लोग देखते हैं। अब एक वर्ड आता है कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या समझना है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी जांच हम लोग पॉइंट पर करते हैं, और फिर आगे के रूल के आधार पर हम किसी इंटरवल में भी बताते हैं कि इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का सेंस है कि हर एक फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है, उसका डोमेन होता है, तो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर जब वो कंटिन्यूअस होता है तो हम उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है बात? यानी f(x) कंटिन्यूअस है, इसका सेंस हुआ कि f(x) का जो फिक्स डोमेन है, उस पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, अब एक है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो अभी लगेगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन और एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या है, जब कोई फंक्शन डोमेन में ही डिफाइन है, अपने डोमेन पर ही, यहाँ ध्यान देना है कि फंक्शन जो है वो अगर उसका डोमेन हम बदल दें तो फंक्शन भी बदल जाता है। रूल भले ही रूल का फॉर्म एक ही जैसा हो, लेकिन अगर डोमेन बदल दें तो फंक्शन बदल जाता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है कि कोई भी फंक्शन का डोमेन, अगर ये फंक्शन है, ठीक है, तो ये इस फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है, और डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, और यहाँ वो तो उसको एवरीवेयर क्यों नहीं कहेंगे, फर्क क्या है दोनों में। हम लोग यहाँ इस पूरे टॉपिक में कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन। हम लोग वैसे फंक्शन को पढ़ रहे हैं जिसका डोमेन रियल नंबर हो, ठीक। अब ये पूरा रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। इस पूरे रियल नंबर में कोई फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, ठीक है, ये है डोमेन उसका, किसी का ये डोमेन है, किसी का मिक्स है, ये भी है, ये भी है, इस तरह से। यानी कि इस पूरे रियल नंबर का ही कोई ना कोई सबसेट है, क्लियर है, उसका डोमेन है। यानी कोई फंक्शन है, ये पूरा रियल नंबर है, रियल फंक्शन, कोई फंक्शन लिए जिसका डोमेन ये है, ये डोमेन है। तो हम कहेंगे ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोले। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का इतना ही मतलब है कि वो पूरे नंबर लाइन, वो पूरे रियल नंबर पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पर पूरे पर वो डिफाइन है, और इसके हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन तो वो है ही, लेकिन चूंकि वो पूरे रियल नंबर पर है तो इसलिए उसको एक अलग नाम दे दिए, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। एग्जांपल जैसे देखिए कि हम लोग sin x लेते हैं, ठीक, तो sin x लिए तो ये कैसा फंक्शन है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ग्राफ आप देखेंगे sin x का कहीं ब्रेक होता है ब्रेक नहीं होता है, नहीं ना होता है, ऐसे जाता है। पूरे रियल नंबर पर ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो उसको हम कह सकते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस फंक्शन जैसे आप कुछ ले लें, जैसे tan x ले लेते हैं, तो tan x क्या पूरे रियल नंबर पर डिफाइन है, नहीं, लेकिन जो उसका डोमेन है, उस पूरे डोमेन में वो क्या है, कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो उसको कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है वो अपने डोमेन में। अंतर स्पष्ट हो गया। चलिए ठीक, अब इतना अभी हम लोग क्या देखें, फंक्शन को कंटिन्यूटी को क्या किए, डिफाइन किए, और समझे कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम लोगों को जानना है, जांचना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे कि हमको पता चले कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। जैसे मलेरिया टेस्ट करते हैं, जैसे अभी कोरोना का टेस्ट हो रहा है, वैसे ही कंटिन्यूटी का हम लोग टेस्ट करेंगे। तो क्या रखें कि a function f(x) is continuous at x is equal to a if and only if तीन कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, f एग्जिस्ट करना चाहिए। f ऑफ a एग्जिस्ट करने का मतलब कि a जो है उस f(x) के डोमेन में होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि बाहर कर ले आए और इसमें ट्राई कर रहे। दूसरा कि इसका जो इस फंक्शन का जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। और तीसरा ये जो एग्जिस्ट किया वो उसके एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। यानी जिसकी चर्चा हम लोग डेफिनेशन में कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें करेंगे क्या, वो यही करेंगे जो फंक्शन दिया गया है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जिस पॉइंट पर चेक करने के लिए दिया गया है उस पॉइंट पर उस फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू क्या है निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आता है तो बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जनरली हम लोग शुरुआत यहीं से कर देते हैं। देखो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये तीन कंडीशन
ये कंडीशन जो है वो मानना होगा। ये 3 चीज निकालो, इक्वल करो। इसके पीछे और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इतना जानने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए कंसेप्ट अधूरा रहता है। क्लियर? अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जैसे एक फंक्शन देख रहे हैं तो ए पर हमको जांचना है। ठीक, ए पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और ये जो फंक्शन का जो वैल्यू एफ है वो भी है। ठीक है ना? तो यानी ये फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पर बात करेंगे, आगे का बात नहीं करेंगे। जब हम किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। यहां पर देखते हैं, यहां कौन सा कंडीशन है कि ए पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। इक्वल है ना? ये लिमिटिंग वैल्यू तो सेम है दोनों का ना। ठीक, लेकिन ये ए पर क्या है, यहाँ ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यानी इस फंक्शन का डोमेन ए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एफ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये पहला केस देखिए, यहाँ ये इसको होल्ड नहीं कर रहा है, ये तीनों को होल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पहला को होल्ड नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन एफ वहां डिफाइन ही नहीं है, नहीं हो सकता है ना? मतलब हो गया कि ये देखा लो कि हाँ यहाँ तो पुल बनाया जा सकता है। जैसे ये जो एग्जांपल दिए थे, है ना, यहाँ गड्ढा है, खाई है, और इधर फिर सड़क है, क्या यहाँ पुल बना देगा? क्या नहीं बनेगा, है ना? जंप कर गया, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ तो पुल बन सकता है, लेकिन अब योजना पास ही नहीं हो रहा है, इतने पैसा समाप्त है। ठीक है, ये क्या हो गया, यानी एफ एग्जिस्ट ही नहीं किया, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। यहां पर क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, और ए पर ये वैल्यू है, इस ये फंक्शन का एफ एक्स का वैल्यू ये है। तो हो क्या रहे हैं, ए पर भी डिफाइन है, एग्जिस्ट कर रहा है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हो रहा है, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ है और एफ यहाँ है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल नहीं है। बात समझ में आया? यानी ये दूसरा कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन के लिए माना ये, दूसरा कंडीशन को ये नहीं माना। बात समझ गए? मतलब इसमें क्या हो गया ना कि ऐसे रोड हैं, आपको यहाँ नदी में इतना छोटा पुल बना के चला गया, तो कंटिन्यू होगा? जाओगे बाइक चलाकर? नहीं ना जाओगे। ठीक है, या तो ऊपर बना दिया, ऐसे पिलर ले लिया, रोड पर ऊपर बना के चला गया कोई इंजीनियर इस टाइप का, तो कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। अब आते हैं लोग यहां पर देखते हैं कि ये क्या है कि ये देखिए यहाँ इस पॉइंट पर ए पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ, और राइट हैंड लिमिट कहाँ है, यहाँ। जंप कर गया ये। अब ये ए इसके इक्वल है या नहीं है, उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता। अगर ये इसके इक्वल है, एफ इसके इक्वल है, तो हम इसको कह देंगे इस इंटरवल में इधर कि यह क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस भले कह देंगे, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन ए पर इसको नहीं कहेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि यह वैल्यू एलएचएल और आरएचएल यहाँ इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए कि ये देखिए यहाँ, सॉरी ये तीसरा कंडीशन है, ओके ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये तीसरा कंडीशन को होल्ड नहीं किया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है। क्लियर है? यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन को नहीं माना। दूसरा कंडीशन क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, तो यहां पर ये इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल है क्या, नहीं है। सीधा जंप कर जाना, आगे देखेंगे। ये क्या हो गया, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और भी तरीका है जहां कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, पर हम लोग यहाँ क्या भी चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा तो क्या क्या शर्तें उसको माननी पड़ेंगी। ठीक,
एक एग्जांपल से हम लोग पहले देख लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन उसके पहले एक टर्म हम लोग समझते हैं। अक्सर जब इस तरह का फंक्शन हम लोग देखते हैं, fx इक्वल टू mod x by x when x is not equal to 0, fx is equal to 1 when x is equal to 0, तो इस तरह का आप लोग देखते होंगे फंक्शन, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग fx देखें x स्क्वायर sin x log x ऐसा देखते हैं, ये टूटा हुआ ऐसा होता है तो लगता है कि मतलब ये क्या है, किस दुनिया का है। तो हड़बड़ाना नहीं है, फंक्शन का ये फॉर्म है, इसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। सिंपल, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन पता चल रहा है। समटाइम्स ए फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन पीसेस बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन। कभी कभी कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है या उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि अगर ये इसका अपने डोमेन के अलग अलग पार्ट, अगर ये इसका डोमेन है, ठीक है, तो अपने डोमेन के अलग अलग पार्ट पर उस फंक्शन का जो रूल दिया हुआ है, ये क्या है, ये रूल है ना, इसको रूल कहेंगे। ये डोमेन का एक पार्ट है, x क्या है, जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो इस फंक्शन का रूल ये होगा। और दूसरे पार्ट में क्या हो जाता है कि अगर यह डोमेन x इक्वल टू 0 है, डोमेन का ये हिस्सा, उसमें जो रूल होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका भी इस तरह के फंक्शन के फॉर्म का एक नाम है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस में जो है डिफाइन किया हुआ है अलग अलग फॉर्मूला, ठीक। तो खैर ये एक छोटा सा चीज था जिसको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, हमको चेक करना है इसको कि ये 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, LHL लेते हैं। तो LHL एक बार फिर से है ना, लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब ये फंक्शन निकालना है, LHL क्या हो जाएगा, LHL होगा, प्रूव करेंगे a माइनस h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक। ये हम लोग इसको निकालें, तो f ऑफ माइनस h, तो माइनस h क्या है जी, 0 के इक्वल है कि नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यहां पर जाएंगे, ठीक है, यानी fx बराबर ये हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस h बाय माइनस h। मॉड ऑफ माइनस h क्या होगा, मॉड x का डेफिनेशन है वो आप जान रहे हैं, h हो गया और ये क्या हो गया माइनस h, किसके इक्वल हो गई, -1। अब आते हैं लोग RHL निकालते हैं। RHL निकाले, f ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। यदि x इक्वल टू a पर निकालना हो तो a यहां क्या है, 0 है, 0 पर निकालना है, इसको निकाले f ऑफ h यानी mod h बाय h, h बाय h ये हो गया 1। अब हम देख रहे हैं LHL और RHL इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता दोनों तो हम लोग फिर f ऑफ 0 देखते, लेकिन अब आगे देखने इसको फायदा है, ठीक। अगर वन साइडेड लिमिट चेक करने के लिए कहा जाए, या ठीक है वन साइडेड लिमिट, अगर लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस चेक करने के लिए कहा जाए तो फिर हम इन दोनों को देखते हैं कि f के इक्वल कौन है, तो कहेंगे। लेकिन अगर इसको किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कहा जाए तो क्या टू साइडेड लिमिट यानी कहा जाएगा टू साइडेड कंटिन्यूअस, तो हमको इन दोनों को क्या देखना होगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं। बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, लिमिट पर कमांड होना जरूरी है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो डिसकंटिन्यूटी होगा। लेकिन देखना क्या इसमें, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हालांकि अभी जो है जैक बोर्ड में अभी नहीं है, लेकिन कंपटीशन के ख्याल से ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, ओके। हम लोग देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या क्या टाइप्स उसका हो सकता है, कौन कौन सा चीज हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो डिसकंटिन्यूटी एक फर्स्ट काइंड है और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड है। फर्स्ट काइंड के अंदर एक हम लोग देखते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी उस डिसकंटिन्यूटी को दूर किया जा सकता है, कैसे होगा। और दूसरा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसके अंतर्गत क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो फर्स्ट काइंड के अंदर है, तो पहला क्या हो सकता है, किस तरह का डिसकंटिन्यूटी होगा, हम लोग देख चुके हैं पहले
LHL और RHL तो इक्वल होगा इसके अंतर्गत, लेकिन FA डिफाइन ही नहीं है। देखे थे हम LHL RHL तो इक्वल है लेकिन FA डिफाइन नहीं है ना। यानी कि इंजीनियर तो अगर देख लिया कि यहाँ तो पुल बनाया जा सकता है, लेकिन योजना संभव नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। यानी LHL इक्वल टू RHL और FA डिफाइन ही नहीं है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि आप FA को डिफाइन कीजिए। अभी आगे पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन को एक्सटेंड भी कैसे किया जा सकता है। तो यानी इस डिसकंटिन्यूटी को अगर हम एक उपयुक्त जो है उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल अगर हम FA डिफाइन कर सकें तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? लेकिन नहीं किया तब तक ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए बोलते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा, रिमूवेबल के अंतर्गत दूसरा क्या होगा कि FA डिफाइन तो है लेकिन वो LHL और RHL के इक्वल नहीं है। यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, FA भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो यह क्या, कौन सा डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट काइंड के अंतर्गत ही नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलेंगे। कैसे? LHL और RHL ही इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा ये? LHL RHL ही जब इक्वल नहीं हुआ तो फिर यहाँ को उपाय नहीं है। यानी ये देख रहे हैं आप, यहाँ वैल्यू जंप कर जा रहा है, कहीं से कहीं चला जा रहा है, इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दिया, ऐसा आता है, ये जो डिसकंटिन्यूटी इसका टाइप्स होता है। फंक्शन दे दिए किसी पॉइंट पर, टाइप्स पता है कि किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है, तो ये जानकारी जरूरी है। अगर LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तो वो रिमूव नहीं किया जा सकता उस तरह डिसकंटिन्यूटी। कैसे? क्योंकि आप अगर दोनों की इक्वल लेंगे तो आपको पूरा रूल बदलना होगा, तो फिर तो फंक्शन ही बदल गया। ठीक है ना। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड। कुछ प्रॉब्लम आप बनाते होंगे तो वहां इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? उसके अंतर्गत आएगा कि LHL RHL हम निकाल रहे हैं तो या तो दोनों या उनमें से कोई एक भी इन्फिनिटी आ गया, तो इस तरह वो क्या कहलाएगा? ये नहीं कि LHL निकाले इन्फिनिटी आ गया, RHL निकाले इन्फिनिटी आ गया, तो अरे LHL और RHL तो इक्वल हो गया। इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसके बराबर हम कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी इसको बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत इसको बोलेंगे ऑक्सिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। एक एग्जांपल ये देखिए, fx इक्वल टू 1/x², ये है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया सेकंड काइंड, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। और ये हो गया sin 1/x, ये जीरो पर, ये भी जीरो पर, यहां देख रहे हैं ये इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ ये जीरो पर, ये देख इसका देखिएगा ये ऑक्सिलेट कर रहा है -1 और 1 के बीच में, तो ऐसे को भी हम लोग क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। उम्मीद है इसको समझ में आया होगा आपको, और आप कोई क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन है, उसका कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप समझते होंगे, फंक्शन में पढ़ना है, तो उसके कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कंपटीशन में इससे बहुत सवाल होता है। इफ f इज कंटिन्यूअस एट c, देखिए ये f है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये f है, ठीक है। और g है, g इज कंटिन्यूअस एट f ऑफ c, ये g जो है वो fc पर कंटिन्यूअस, f ऑफ c पर कंटिन्यूअस है। तब g ऑफ f ये क्या होगा? ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट c। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मॉड x, एक मान लेते हैं fx, ठीक है, fx है कोई फंक्शन, मॉड x है, और कोई मान लेते हैं कि gx जो है, fx को हम लोग मान लेते हैं sin x, और gx को मान लिए मॉड x।
तो जी ऑफ एफ क्या हो गया, मॉड साइन एक्स हो गया। नहीं हुआ, नहीं समझ में आया? जैसे इसको देखते हैं हम लोग, यहां से ये क्या है, ये एफ है, एफ क्या है, एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, और जी एक्स क्या है, यहाँ एक्स है, यहाँ मॉड एक्स है। तो अगर कंपोजिशन किसी फंक्शन का क्या होता है कि एफ का जो रेंज है, अगर वो सबसेट है जी का, जी के डोमेन का सबसेट है, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ डिफाइन हो गया। फिर से यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, यानी जी ऑफ एफ यानी एफ का जो रेंज होगा, एफ का जो रेंज होगा, ठीक है, वो इस जी का जो डोमेन होगा उसका सबसेट है, यानी इसका सारा रेंज इसके अंदर आ जाना चाहिए, तब जी ऑफ एफ डिफाइन होगा। अगर नहीं आता है, सिंपल सा बात है कि इसका ये रेंज है और ये इसके डोमेन में नहीं आया, ये फंक्शन इस पर डिफाइन कैसे होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो अब यहां हम लोग देखते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जी, ठीक, रियल नंबर पर, और ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जी ऑफ एफ डिफाइन भी है, डिफाइन है, तो क्या होगा कि मॉड साइन एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है? कहां पर कंटिन्यूअस ये होगा, तो सिंपल एफ का जो रेंज है और इसका जो डोमेन है, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, उस सेट में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस डिफाइन होगा, और उसमें क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। इस बात को आप समझे, इसी बात को यहां समझाया गया है। क्या ये मान लेते हैं जैसे sin x है, और ये एक रूल है g इक्वल टू gx इक्वल टू मॉड x, तो मॉड sin x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका प्रूफ भी है, बुक में आप उसको देख लेंगे, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, इसका प्रूफ क्या होगा, लेकिन इस कंसेप्ट को आप यहाँ समझ लीजिए। अब आते हैं लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका हम लिमिट निकालेंगे, और उसमें कंपोजिशन का यूज है, तो क्या हो सकता है। देखिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू b, वो फंक्शन है जिसका c पर लिमिटिंग वैल्यू b है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और g एक फंक्शन है, g जो है वो कंटिन्यूअस है इस b पर, g क्या है, कंटिन्यूअस है b पर, और इसका लिमिटिंग वैल्यू b है, इस b पर g कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ f(x) इक्वल टू gb, यानी इस कंडीशन में जब g कंटिन्यूअस हम जान रहे हैं और f(x) का लिमिटिंग वैल्यू b है, उस b पर ये g जो है वो कंटिन्यूअस है, तो लिमिट ऑफ g ऑफ f when x tends to c या at x इक्वल टू c, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, gb के इक्वल होगा। यानी हो क्या रहा है यहाँ कि इसमें लिमिट अंदर इस रूल के कारण लग जा रहा है, ऐसा हो जाता है ये। लेकिन हमेशा होगा क्या, इस रूल को समझना होगा कि जब g कंटिन्यूअस होगा इसके लिमिटिंग वैल्यू पर, तब ऐसा हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं, और इस तरह का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो है वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब जब किसी कंपटीशन का क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां हम लोग को तुरंत पता नहीं चलता है कि यहाँ किस थ्योरी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इन सभी थ्योरी को तो पहले समझना जरूरी है, मालूम ही नहीं रहे और कंपटीशन के मैदान में कूद गए। दूसरा, मालूम है लेकिन अप्लाई करने नहीं आ रहा, तो अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल है, एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एंड f of 9 by 2 is equal to 2 by 9, then limit of x tends to 0 f of 1 minus cos 3x by x square is equal to 1। ये हम लोग को निकालना है। अब सवाल को इसको समझना है कि ये दिया क्या है और कुछ क्या है। यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है,
और एक वैल्यू दिया हुआ है, तो अभी तत्काल वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो पिछला जो थ्योरम अभी हम लोग देखे वो क्या था कि कोई फंक्शन, जैसे हम मान लेते हैं इसको g(x) मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लिए g(x), और ये जो निकालना है इस पर इसका वैल्यू निकाल लिया हम लोग, कुछ निकाल लेंगे, कुछ तो मिलेगा, इसका नाम दे देते हैं b, ठीक है। अब कह रहा है कि f ऑफ g जो होगा, f ऑफ g, यहाँ पर f ऑफ g होगा, थ्योरम में g ऑफ f था, अलग अलग लिए थे, तो यहाँ पर क्या लिए हैं, इसको g(x) मान लेते हैं, f ऑफ g हो गया। इसका लिमिटिंग वैल्यू हमको निकालना है, तो f तो दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, तो यानी इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा f ऑफ g का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ g हो जाएगा ना, यही थ्योरम था। तो यानी हम लोग इसको पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किसका, इसका, ये सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व किए, क्या किए, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला कर दिए। अरेंजमेंट लिमिट में जो हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी यूज किए, सॉरी एक टेक्निक यूज किए, साइन थीटा बाय थीटा, ये हो गया, और ये अलजेब्रा समझ रहे हैं, रिजल्ट क्या है 9/2, ये किसका रिजल्ट आएगा, किसका, अब हम लोग निकालना है हम लोग को ये वाला, ठीक, ये किसके इक्वल होगा, थ्योरम के अनुसार इसके इक्वल होगा, यानी इसके लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ g(x) इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू 2/9, तो फाइनल आंसर कितना होगा, 2/9 है ना सर। अब इसमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बात है, ये बनाकर जब ये थ्योरी हम लोग जानते थे तब बहुत बच्चा जो है इस f को भूल गया और डायरेक्ट लगा दिया, वो जान नहीं रहा, वो अनजाने में भले सही हो जा रहा है, लेकिन उसको तो कुछ आता पता नहीं, आगे जाके दूसरा एग्जांपल मिलेगा तो वहां क्या हो जाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा। ये जबरदस्ती वाला बात कि f को भूल गया, अंदर लिमिट लगा दिया, तो इसका कारण जानना पड़ेगा, ठीक है। और ये यही बेसिक कहलाता है कि जब हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास और उसके एप्लीकेशन को समझना, कितना आसानी से बन गया। और ये IIT का प्रॉब्लम है, लग रहा है IIT का प्रॉब्लम है, नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि कंसेप्ट आप पहले पढ़ लिए, तो ये आसान हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कंटिन्यूटी का, या अलजेब्रा देख लेते हैं कि f और g दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर c पर दोनों पॉइंट c पर दोनों कंटिन्यूअस है, तो a प्लस g जो नया फंक्शन बनेगा वह भी c पर कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g जो बनेगा वो एक नया फंक्शन, वो भी कंटिन्यूअस ऑन c, k इंटू f, k जो है वो कोई रियल नंबर है, तो जैसे x² अगर कंटिन्यूअस है c पर, तो 2x² भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से f इंटू g, जैसे इन सब का एक एग्जांपल ले लेते हैं, f ले लेते हैं x और g ले लेते हैं sin x। अगर हम लोग कहें कि ये 0 पर कंटिन्यूअस है, तो x प्लस sin x भी 0 पर कंटिन्यूअस, x माइनस sin x भी कंटिन्यूअस, x इंटू sin x भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक, या 2x या 3 sin x या भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब एक यहाँ आते हैं कि f बाय g ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक शर्त है, कहा कि वो पॉइंट हटा देना पड़ेगा, अगर GC 0 होता के इक्वल अगर होता है तो फिर f बाय g को नहीं माना जाएगा, क्यों, डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन दिया गया है, प्रोवाइडेड GC इज नॉट इक्वल टू 0, अगर GC 0 के इक्वल नहीं है तो f बाय g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर से, ठीक है, अगर हम लोग पाई बाय 2 पर देखें, पाई बाय 2 पर देखें तो क्या हो जाएगा कि x बाय sin x, तो sin पाई बाय 2 पर क्या इक्वल होता है 0 के, नहीं होता है, तो x बाय sin x क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस। लेकिन अगर 0 पर चेक करेंगे तो वो तो 0 हो जाता है sin x, तो नहीं होगा, समझ में आ गया। अब f टू द पावर n यह भी कंटिन्यूअस, अगर f को कंटिन्यूअस है c पर तो f टू द पावर n भी c पर कंटिन्यूअस होगा। और ये देखिए f टू द पावर 1/n यह भी
कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? ये सिंपल सा अलजेब्रा है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है डोमेन 1 में, इसको D1 मान लेते हैं। अपने डोमेन में दिया गया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस। एक दूसरा फंक्शन है जो फिर अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस है, उसका नाम हम लोग क्या कहें? D2 कहें। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कहें? D कहें। D क्या है? D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक, तो A प्लस G जो है वो इस D में, यानी यहाँ क्या बात, यहाँ पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखे थे, अंतर दोनों में क्या है? यहाँ इंटरवल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यह क्या है? D में कंटिन्यूअस होगा। जैसे A D1 में कंटिन्यूअस है, G D2 में, तो A प्लस G किस में होगा? D में होगा। ठीक, ये एग्जांपल से हमें पता इसलिए नहीं चलेगा दोनों एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो कॉमन होगा वो भी एवरीवेयर होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ढूंढकर रख सकते हैं, देख सकते हैं। F माइनस जी उस कॉमन में होगा, ठीक है, यानी ये D1 है, ये D2 है, इस कॉमन पार्ट में होगा F इंटू जी, उस D में कंटिन्यूअस होगा। F बाई जी किस में होगा? यहाँ D डैश लिखा गया। D डैश का मतलब है कि यह जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट में फिर उसको हमको हटा देना है जहां पर ये G 0 हो रहा है, Gx जहां जहां 0 हो रहा है, ये कॉमन पार्ट में उसको हटा दीजिए। अब जो इस कॉमन पार्ट में बचा वहां पर F बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा। तो स्केलर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, या इसको कहेंगे रियल नंबर, रियल नंबर इसमें कोई मल्टीप्लाई हो गया तो कंटिन्यूअस किस में होगा? D पर। अब D कहेंगे कि यहाँ F है, तो अगर यहाँ तो G है ही नहीं, ये तो ऐसे भी एम्प्टी हो गया, तो D1 इंटरसेक्शन ये एम्प्टी के साथ करेंगे तो वही होगा। तो आप D बोले या D1 बोले, ये कोई बड़ा मतलब नहीं। अब एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, बहुत ये सब कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है। fx कंटिन्यूअस है, ठीक, और gx डिसकंटिन्यूअस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फंक्शन मिलेगा। मल्टीप्लाई किए तो कोई फंक्शन 5x मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरली भी डिसकंटिन्यूअस। एक एग्जांपल लिए हैं, आप इसके कंटिन्यूटी को चेक करके बताइएगा। एट x इक्वल टू 0 पर fx इक्वल टू x, gx इक्वल टू, देखिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, gx इक्वल टू sin 1 by x when x is not equal to 0 and gx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। इन दोनों फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे और बताएंगे ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के कंटिन्यूअस आता है या डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग कि दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है, दोनों, यहां था एक डिसकंटिन्यूअस, तो भी जरूरी नहीं डिसकंटिन्यूअस, दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी। उसका एक एग्जांपल लिए हैं, fx इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, और यहां gx क्या है? -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब इन दोनों का fx इनटू gx निकालिएगा और इसकी कंटिन्यूटी को चेक कीजिएगा, क्या रिजल्ट आता है? मजेदार रिजल्ट आएगा। यानी मोटे तौर पर क्या समझना है, ये एक भ्रम बन जाएगा बगैर पढ़े कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो तो बना देगा डिसकंटिन्यूअस, तो ऐसा जरूरी इनमें दोनों डिसकंटिन्यूअस होगा तो भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके आगे हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन D में, तो उस फंक्शन का जो मॉड होगा, मॉडुलस होगा, वह भी उस डोमेन में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर sin x कंटिन्यूअस है रियल नंबर में, तो मॉड sin x भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा उस रियल नंबर में, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो ये रियल नंबर पर
पूरे रियल नंबर पर, इंटायर रियल नंबर पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पर कंटिन्यूअस है। तो जहां भी रियल नंबर देख रहे हैं, अगर कोई पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है तो उसको कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब हो गया रियल नंबर प्लस 2। आइडेंटिटी फंक्शन f(x) एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन यहाँ रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं कि f(x) और g(x) पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी f(x) एक पॉलिनोमियल है, g(x) पॉलिनोमियल है, तो f(x) by g(x) को कहेंगे रेशनल फंक्शन। तो यह भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उस पूरे रियल नंबर में उस भाग को निकालना होगा जहां पर g(x) 0 हो रहा है। समझ गए? अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन यानी mod x। f(x) = mod x, ये फर्क है दोनों में। ये फंक्शन का मॉड ले रहे हैं, ये mod x है, ये वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x, जहां a क्या है 0 से बड़ा, तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर का। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में, जहां इसका डोमेन है वहां पर क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। इन सभी के ग्राफ से भी आपको पता चलेगा। मैंने इस पर वीडियो दिया है पहले भी, ग्राफ बनाकर सभी फंक्शन को, तो आप ग्राफ भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x एवरीवेयर कंटिन्यूअस, लेकिन tan x एवरीवेयर नहीं, अपने डोमेन में tan x कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, cosec x अपने डोमेन में, यहाँ डोमेन भी लिखा हुआ है, sec x cot x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं सभी अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सबका डोमेन भी मालूम होना चाहिए। अब इस चैप्टर में कंटिन्यूअस फंक्शन पर जो इंटरमीडिएट थ्योरम जो है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ये टॉपिक छूटा है, इसके लिए हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर आज यही समाप्त होता है। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे क्या, ये तो कंसेप्ट हो गया, प्रॉब्लम किस तरह से आएंगे। जैसे f(x) दे दिया, ठीक है, और f(x) कहा कि इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया और फिर एक वैल्यू यहाँ k दे दिया, और कहा ये f(x) कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना एट पॉइंट x = a। तो जब वो कह दिया है, सिंपल सा लॉजिक जो हम लोग पढ़े हैं, सिंपल सा लॉजिक, अगर x = a पर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि यह लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा। तो हमको यहाँ पर अलग से LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये दे दिया है। जब हम लोगों को जांचना होता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तब LHL और RHL अलग अलग निकालते हैं, लेकिन ऑलरेडी जब दे दिया है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू जो है उसके एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है। इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कुछ होगा कि इसमें a b ये सब कुछ लिख दिया जाएगा, तो कंडीशन इसको फॉलो करना है, उसके बाद वो इक्वेशन में टूट जाएगा, वहां से a b फाइंड कर लेना है। तो अभी इसमें मोटे तौर पर इसमें कौन पैरामीटर कहलाएगा, जिसका लिमिट मजबूत होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।